हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इट्स केमिस्ट्री टाइम और इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि बहुत सारे पोटेंशियल्स ऐसे हैं जो कि सिलिंड्रिकल सिमेट्री को फॉलो करते हैं। इसके अलावा आपने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस में भी देखा होगा, जब हम एक स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक सिलिंड्रिकल सिमेट्री रखता है। इन द सेम वे ऑप्टिक्स में भी बच्चों, जब आपका लाइट पैदा करने वाला जो सोर्स है अगर वो एक लाइन सोर्स की फॉर्म में हो तो जो वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी एक सिलिंड्रिकल सिमेट्री रखते हैं। तो सिलिंडर्स की फॉर्म में अगर हमें ज्योमेट्री को स्टडी करना हो तो वहां पर हमें सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। सो लेट्स सी कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है बच्चों। ये आपका ऑर्डिनरी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। यहां पर मैंने एक्स वाई जेड को एक्सिस लेते हुए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है बच्चों, एक वेक्टर यहां पर ड्रॉ किया है, दैट इज आर वेक्टर। ओके, अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जेड एक्सिस की डायरेक्शन से आर वेक्टर पर जो प्रोजेक्शन बन रहा है इसको मैंने रो से रिप्रेजेंट किया है बच्चों, और इस आर वेक्टर का जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बन रहा है इसको मैंने जेड से रिप्रेजेंट किया है। इन द सेम वे बच्चों, इस आर वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो एक्स से रिप्रेजेंटेड है और वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो वाई से रिप्रेजेंटेड है। ऑब्वियसली आप ये गौर यहां पर कर पा रहे होंगे कि जो एक्स की वैल्यू है बच्चों रो टाइम्स ऑफ कॉस फाई के बराबर है, वाई जो है वो रो टाइम्स ऑफ साइन फाई के बराबर है और जेड की वैल्यू तो जेड के ही बराबर है। एक्चुअली हम यहां पर करना ये चाह रहे हैं कि हम अपने कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड को रो, थीटा और फाई की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं बच्चों। सो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो देखिए। सो इन द सेम वे आप ये देख पाते हैं कि z एक्सिस से अगर हम एक प्रोजेक्शन डालते हैं बच्चों इस पॉइंट के ऊपर तो ये रो से रिप्रेजेंटेड रहता है। अब ये रो यहां पर जो बन रहा है वही रो यहां पर भी बनेगा बच्चों, और रो ऑटोमेटिकली अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें देन रो कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर के सम के अंडर रूट के बराबर रो की वैल्यू आ जाती है। इन द सेम वे ये जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ ड्रॉ हो रहा है बच्चों, रो जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, आप ये देख सकते हैं कि ये एंगल जो है उसको, इसका अगर हम tan फाई कैलकुलेट करें देन tan फाई कैन बी रिटन एज x अपॉन y। सो इमीडिएटली फाई की वैल्यू क्या आती है, tan इनवर्स x अपॉन y की फॉर्म में आ जाती है। इन द सेम वे बच्चों, अगर आप x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये जो टर्म है बच्चों ये वाला, ये खुद रो के बराबर है और ये फाई एंगल है, तो रो का फाई के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट है दैट इज रो कॉस फाई, एंड इन द सेम वे बेटा वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है दैट इज रो साइन फाई। तो इस तरीके से हमको दो कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, रो कॉस फाई एंड रो साइन फाई। तो ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन स्टैब्लिश होता है आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और जो आपके सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं रो और फाई, उनके बीच में ये कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है बच्चों कि यहाँ पर z जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वही इसका सिलिंड्रिकल में भी होता है, क्योंकि z एक्सिस को ही उस सिलेंडर की सिमेट्री एक्सिस माना गया है जिसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स मूव कि अब अलग अलग टाइप के जो वेक्टर्स हैं बच्चों, या जो आर वेक्टर है इसको हम किस फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यूनिट वेक्टर्स को बच्चों कंस्ट्रक्ट करने का अगला हमारा टास्क है। तो लेट्स सी कि यूनिट वेक्टर का कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे। सो जो रो के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो कैप, और किसी भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो ये है द फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्योंकि अभी आपने देखा था कि रो वेक्टर जो है बच्चों उसका एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो एक्स आई कैप हुआ, एंड इन द सेम वे वाई डायरेक्शन का इसका कंपोनेंट वाई जे हुआ। तो आपको ये जो टर्म मिलता है दैट टर्म बेसिकली रिप्रेजेंटेड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रो। सो अब यहां पर आप देखिए x को मैंने वैसा का वैसा ही लिख लिया है, रो जो मैग्नीट्यूड है आपके रो वेक्टर का उसे मैंने फीड कर लिया, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पीछे आई कैप प्लस वाई दिस टर्म, और नीचे रो का फिर से मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। सो दिस थिंग ये क्या करता है, आपको रो की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के बारे में बताता है। क्योंकि ये जो क्वांटिटी है बच्चों वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस टाइप क्वांटिटी है, तो यहां पर आपको क्या मिलता है, कॉस फाई आई कैप मिलता है, प्लस इन द सेम वे ये जो क्वांटिटी है बच्चों ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस टाइप की है, सो दैट इज साइन फाई जे कैप। सो दैट कैन बी रिटन एज कॉस फाई एक्स कैप प्लस साइन फाई वाई कैप। एक्चुअली मैंने एक्स और वाई डायरेक्शन के जो यूनिट वेक्टर्स थे उनको मैंने एक्स कैप और वाई कैप से रिप्रेजेंट कर लिया है। ओके, इन द सेम वे बच्चों फाई की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दैट कैन बी रिटन एज द जेड द यूनिट वेक्टर अलोंग द z डायरेक्शन विद रो कैप। तो z डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम k कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज k कैप क्रॉस
रो कैप, क्योंकि ये जो फाई कैप होता है बच्चों ये जेड कैप और रो कैप दोनों के ही परपेंडिकुलर रहता है। ओके, तो यहां पर मैंने रो कैप जो कि ऊपर कंस्ट्रक्ट किया है, दैट कंस्ट्रक्शन कैन बी इजीली फेड हेयर। सो के कैप क्रॉस कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। सो दिस कैन बी रिटन एज, क्योंकि के क्रॉस आई की वैल्यू बच्चों माइनस आई के बराबर होती है, सो इट कैन बी रिटन एज माइनस आई कैप साइन फाई प्लस जे कैप कॉस फाई। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, आई कैप को वापस से हम एक्स कैप की फॉर्म में लिख दें, सो वी कैन राइट इट एज माइनस एक्स कैप साइन फाई प्लस वाई कैप कॉस फाई। तो इस तरीके से हमारे पास जो दो मेन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं रो कैप और फाई कैप बच्चों वो कंस्ट्रक्ट हो गए। जेड के साथ हमें किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कार्टेशियन एज वेल एज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में सेम होता है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर्स हमने कंस्ट्रक्ट करे रो कैप और फाई कैप वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स के साथ बदलते हैं। क्या ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स रो और फाई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इनको भी हमें अब चेक करना है। सो लेट्स सी, ये डेरिवेटिव्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इन्हीं डेरिवेटिव से आगे जाके हम लैप्लासियन, कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ये सब टर्म इन्हीं से ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। लेट्स सी कि इन सारे टर्म्स की वैल्यू क्या बनती है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों इसमें स्टार्ट करेंगे डेल रो अपॉन डेल रो कैप अपॉन डेल रो। अभी आपने रो कैप का कंस्ट्रक्शन किया था, अगर आप उसको मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे दैट विल बी जीरो, क्योंकि रो कैप के अंदर रो का कोई टर्म नहीं है बच्चों, एक्स और वाई की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। इन द सेम वे बच्चों डेल फाई कैप अपॉन डेल रो, अभी आपने फाई कैप का एक्सप्रेशन देखा था तो आपने पाया कि फाई कैप जो है बच्चों वो रो के रिस्पेक्ट में कोई भी टर्म नहीं रखता है। सो दैट्स वाई फाई कैप, the differentiation of phi cap with respect to rho is equal to 0. In the same way del rho over del phi, that term can be written as, अब देखिए रो कैप की वैल्यू बच्चों हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन से फीड करेंगे, दैट इज माइनस आई कैप। पीछे बच्चों उसमें कॉस फाई था तो आपके पास वहां पर आई कैप कॉस फाई था। ओके, अब इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए बच्चों डेल बाय डेल रो, ये मैंने रो कैप के फर्स्ट टर्म की वैल्यू को रखा है। सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज, इसका जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो कॉस फाई का माइनस साइन फाई बन जाएगा, तो दैट विल बी माइनस आई कैप साइन फाई। और रो कैप का जो दूसरा वाला टर्म था वो साइन फाई की फॉर्म में था, जे साइन फाई की फॉर्म में, तो जैसे ही आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई यू विल गेट कॉस फाई। तो आई कैप को वापस मैं एक्स कैप की फॉर्म में लिख लेता हूं, जे कैप कैन बी रिटन एज इन फॉर्म ऑफ वाई कैप। तो आप ये पाते हैं कि माइनस एक्स कैप साइन फाई प्लस वाई कैप कॉस फाई आ जाता है, और ये तो वही फॉर्म आ गई जो कि रो फाई कैप की है। सो इट मींस डेल रो ओवर डेल फाई, ये जो डिफरेंशिएशन है ये खुद फाई कैप यूनिट वेक्टर के बराबर आता है। इन द सेम वे बच्चों डेल फाई कैप ओवर डेल फाई, अगर इसे सिंप्लीफाई कर दिया जाए, केवल फाई कैप की जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट आप कर दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू फाई से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये जो क्वांटिटी आती है बच्चों दैट कम्स आउट टू बी माइनस एक्स कैप कॉस फाई माइनस वाई कैप साइन फाई, जिसमें मैंने नॉर्मल डिफरेंशिएशन के रूल यूज किए हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स बच्चों। तो ये जो क्वांटिटी है ये माइनस रो कैप के ही बराबर आ जाती है। इन द सेम वे बच्चों क्योंकि रो कैप में z का कोई टर्म नहीं है तो z के रिस्पेक्ट में इसका जो डिफरेंशिएशन है दैट टर्न्स आउट टू बी जीरो। इन द सेम वे फाई कैप के अंदर z का कोई टर्म नहीं है, सो इट मींस दैट डेल फाई कैप विद रिस्पेक्ट टू डेल z इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली z जो है बच्चों वो किसी भी तरीके से ना रो पे डिपेंडेंट है, ना फाई पे डिपेंडेंट है, ना z के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो डेल z कैप ओवर डेल रो ये टर्म भी जीरो आता है, ये टर्म भी जीरो आता है, और ये तीसरा टर्म भी जो है वो आपके पास जीरो आ जाता है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू z। तो डेल z कैप ओवर डेल z इज इक्वल टू जीरो। सो इसका सेंस ये हुआ बच्चों कि आपका जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यूनिट वेक्टर में तो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ऑब्वियसली वो z के साथ वेरी करेगा नहीं। z का कोई भी आप मैग्नीट्यूड रख लो, जब उसका यूनिट वेक्टर बनाया जाएगा उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो जाएगा, और इसी की वजह से ये z कैप जो है वो z के साथ वेरी करता ही नहीं। ओके, इन द सेम वे बच्चों यहां पर भी देखिए वही बात यहां पर भी लागू होती है। डेल रो कैप ओवर डेल रो, रो कैप जो है भले ही उसकी डायरेक्शन रो की डायरेक्शन में है लेकिन मैग्नीट्यूड उसका 1 है, तो उसका मैग्नीट्यूड तो कभी भी अल्टर नहीं कर सकता, बिकॉज यूनिट वेक्टर की फिक्स्ड डेफिनेशन होती है कि उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, और 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये डेल रो कैप ओवर डेल रो ये जो टर्म है बच्चों ये जीरो हो जाएगा। इन द सेम वे डेल फाई कैप ओवर डेल रो ये भी सॉल्व आउट करके जीरो आता है। ठीक है, तो ये जितने भी यहां पर टर्म्स बताए गए हैं ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर यूजेबल
जब भी हम कोई भी ऐसी क्वांटिटी बनाएंगे जो रो के डिफरेंशियल की फॉर्म में या फाई के डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखी गई हो, जैसे ग्रेडियंट बनाना हो, डाइवर्जेंस बनाना हो, कर्ल बनाना हो, लैप्लेशियन बनाना हो, तो इन सब में ये जो 6-7 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए हैं ये सब के सब यूटिलाइज होंगे। तो अब आगे जहां पर भी हम ये ऐसे डेरिवेटिव जहां पर भी अकर करेंगे, इनमें से कोई भी डेरिवेटिव बच्चों अगर कहीं पर भी आता है, ये आता है, ये आता है, तो इन वैल्यूज को आप ये मान के चलेंगे कि ये वैल्यूज यहां से पिकअप करके वहां पर फीड की गई हैं डायरेक्टली। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन फर्दर, अब हम आते हैं बच्चों की पाथ लेंथ का क्या मतलब होता है। देखिए, क्योंकि पाथ लेंथ ही सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर की फॉर्म में हमें नजर आता है। इससे पहले भी जब हमने पुराने कोऑर्डिनेट्स जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स है वहां पर भी हमने डिस्कस किया था, और वहां पर गाउस ने सबसे पहले बताया था कि पाथ लेंथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, या जिसे हम कहेंगे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बच्चों, जिसको हम कहां पर यूज करते हैं, ग्रेविटेशन में काफी ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा फिजिक्स में ये एक इनवेरियंस लेंथ की फॉर्म में भी कई जगह पे यूटिलाइज किया जाता है। प्लेन ज्योमेट्री हो, कर्व ज्योमेट्री हो, सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री हो, स्फेरिकल ज्योमेट्री हो, सब जगह पे आपको पाथ लेंथ की जरूरत तो पड़ती है। इट मींस यू नीड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स एवरीवेयर। ओके, तो आपको पता है कि dr वेक्टर को आप इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, d ऑफ रो कैप प्लस z इंटू के कैप। अभी देखिए, आपने जो लास्ट टाइम फिगर देखा था बच्चों, उसमें एक आर वेक्टर था। आर वेक्टर का एक जो कंपोनेंट था बच्चों, दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय रो, और जो दूसरा उसका कंपोनेंट था दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय z। ओके, सो रो और z के कॉम्बिनेशन से, वेक्टर कॉम्बिनेशन से ही ये बना हुआ था। तो अगर हमें क्या करना है, dr वेक्टर यानी कि r के डायरेक्शन में एक इनफाइनेटेसिमल वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, सो दिस कैन बी रिटन एज, देखो रो यहां से इसका मैग्नीट्यूड उठाया, पीछे रो कैप प्लस जेड इंटू के कैप। सो के कैप को आप जेड कैप भी लिख सकते हो बच्चों, एक ही बात है। ओके, सो दिस थिंग इट मींस आपका जो वेक्टर है एक्चुअली उसको 2 डायमेंशंस में आप रिजॉल्व कर सकते हो। एक तो उसका कंपोनेंट रो की डायरेक्शन में, और दूसरा उसका जो कंपोनेंट है वो z की डायरेक्शन में। सो इट कैन बी रिटन एज d ऑफ रो कैप प्लस z कैप। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि ये 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, तो यहां पर हम चेन रूल का यूज करेंगे। पहले रो कैप बाहर आएगा, फिर डी रो होगा, प्लस फिर उसके बाद रो होगा, फिर डिफरेंशियल किसका होगा, रो कैप का। अब डिफरेंशियल जो रो कैप का है बच्चों, उसमें 3 अलग अलग तरीके के टर्म आएंगे, क्योंकि जब आप डिफरेंशियल इसका करोगे तो ये डिफरेंशियल जो है वो रो के रिस्पेक्ट में भी होगा, फाई के रिस्पेक्ट में भी होगा, जेड के रिस्पेक्ट में भी होगा। पार्शियल डेरिवेटिव से हमने इसे एक्सपेंड कर लिया। तो बच्चों जो ये टर्म है डी रो कैप, एक्चुअली उसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि रो कैप जो होता है वो रो पे भी डिपेंडेंट हो सकता है, फाई पे भी डिपेंडेंस हो सकता है, जेड पे भी डिपेंडेंट हो सकता है। अब देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में बच्चों जो ये वाले टर्म्स है जिनको मैं सर्किल यहां पर कर रहा हूं, ये सारे टर्म्स की वैल्यू ऑलरेडी मैंने पीछे वाली स्लाइड में निकाल रखी है। तो इन वैल्यूज को सीधे सीधे हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ऐसी बच्चों यहां पर z कैप को अगर आप देखें तो इसमें भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की फॉर्म में डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले z कैप बाहर आएगा, dz हो जाएगा, और अगली बार बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, अगले टर्म की फॉर्म में आपके पास z जो है वो बाहर आ जाएगा और पीछे dz कैप आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपके पास आ जाता है। अब ये जो dz कैप है बच्चों, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म तो समझ में आता है कि z कैप बाहर आ गया, z का डिफरेंशियल हो गया। अब जो dz कैप है बच्चों, इसमें हमें z कैप का डिफरेंशियल करना है। अब z कैप खुद बच्चों रो के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है, फाई के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है, और z के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है। तो फिर हमने इसे पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में टेलर एक्सपेंशन के थ्रू खोल लिया। ओके, तो इन सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखी है, केवल उन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, एंड दीज वैल्यूज टर्न आउट टू बी dr वेक्टर इज इक्वल टू रो कैप d रो प्लस फाई कैप रो d फाई प्लस z कैप dz। तो इक्वेशन नंबर 2 से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब आप इसे अगर फर्दर ऑन देखें तो अब हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर इस तरीके के फिजिकल पैरामीटर्स बनाने, इन दैट केस व्हाट वी नीड द डिफरेंशिएशन ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें टाइम डेरिवेटिव की जरूरत है। सो लेट्स सी कि इनके टाइम डेरिवेटिव्स को हम किस वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टाइम डेरिवेटिव्स के लिए हमें इसका डेल बाई डेल टी करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली क्योंकि ये रो और फाई वगैरह ये जो पैरामीटर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव का मैकेनिज्म इसमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट रो डॉट। अब देखिए रो कैप के डॉट को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, एक्चुअली ये है डेल रो कैप ओवर डेल टी। डेल रो कैप ओवर डेल टी कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल रो कैप ओवर डेल रो इंटू डेल रो ओवर डेल टी। सो डेल रो ओवर डेल टी को आपने रो डॉट लिख लिया, तो ये जो
टाइम डेरिवेटिव है दैट इज इटसेल्फ डिपेंडेंट ऑन रो, that is dependent on phi, and that is also dependent on z. So we can write it as del rho cap over del rho rho dot plus del rho over del phi phi dot plus del rho over del z z dot. ओके, और इन सारे पैरामीटर्स की वैल्यू जो है वो लास्ट स्लाइड में आपको निकाल के दे रखी है, तो जैसे ही आप इन्हें सब्स्टिट्यूट करते हैं इट कम्स आउट टू बी phi cap phi dot. इन द सेम वे अगर बच्चों आपको phi cap के ऊपर डॉट की वैल्यू निकालनी हो, इट मींस phi cap का टाइम डेरिवेटिव निकालना हो, सो इट मींस दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट del phi cap over del t. In partial differentials, this can be expanded as del phi over del rho into del rho over del t. पहला टर्म ये आ जाएगा. इन द सेम वे बच्चों del phi cap over del t, इसको हमें एक्सपेंड करना है, सो वी कैन राइट इट एज del phi over del phi into del phi over del t. तो del phi से del phi जो है वो सप्रेस हो जाता है, तो del phi over del t आपके पास वापस मिल जाता है. सो पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में हमें इसने वापस एक्सपेंड कर लेना है. इन सारे पैरामीटर्स की वैल्यू ऑलरेडी हमको नोन है, इन्हें सब्स्टिट्यूट करते ही ये वैल्यू माइनस रो कैप इनटू phi डॉट आ जाती है. इन द सेम वे z डायरेक्शन का जो टाइम डेरिवेटिव है दैट कैन बी रिटन एज z कैप का डॉट, और इसको भी सेम मैकेनिज्म का यूज करते हुए हम एक्सपेंड कर लेंगे, और इन सारे पैरामीटर्स की वैल्यू जो कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है फीड करने के बाद दिस आंसर टर्न्स आउट टू बी 0. ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम, और इसके लिए हम क्या करेंगे, आर के पास जाएंगे. आर कहने का मतलब है कि जो आपका पाथ लेंथ था वो हमारे लिए अब एक क्रूशियल पैरामीटर बन जाता है, क्योंकि ये पाथ लेंथ टाइम के साथ जैसे जैसे डेरिवेट होगा वैसे वैसे आपको क्या मिलेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम डेरिवेटिव. कहने का सेंस ये है कि वेलोसिटी आपको मिल जाती है. उस वेलोसिटी को एक बार और आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, देन यू विल गेट द एक्सेलरेशन वेक्टर. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दीज थिंग्स. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के साथ क्या होता है. So v vector can be written as r dot. So this r dot is basically dr upon dt. Okay. So r की वैल्यू मैंने यहां पर रख ली है रो कैप प्लस z कैप. So this can be written as, अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से एक्सपेंड करते हैं. पहले फर्स्ट, फिर सेकंड वाले का टाइम डेरिवेटिव प्लस सेकंड, और फिर ये फर्स्ट वाले का टाइम डेरिवेटिव प्लस, इन द सेम वे ये भी चेन रूल से हमने एक्सपेंड कर दिया z कैप डॉट प्लस z कैप z डॉट. इसकी फॉर्म में हमने इसे एक्सपेंड कर लिया बच्चों. अब इनमें से जो जो पैरामीटर्स हमको ये सारी चीजें z डॉट, ये z कैप का डॉट, ये पहले से ऑलरेडी नोन है, इससे पहले हमने निकाल रखी है साथ के टाइम डेरिवेटिव. इन टाइम डेरिवेटिव्स को यहां फीड कर लेंगे. सो यू विल गेट द वेलोसिटी वेक्टर इन द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट एज रो कैप रो डॉट प्लस रो phi डॉट phi कैप प्लस z कैप z dot. ठीक है. So this is equation number 3 which represents the velocity vector in the cylindrical coordinates. In the same way the acceleration can be written as the second order derivative of the position, or it can also be written as the first order derivative of the velocity. So you can write a vector is equal to dv upon dt. इसकी फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो, and that can be written as v वेक्टर का डॉट. ओके, तो अब आपको इस टर्म को एक बार और डिफरेंशिएट करना है. सो दिस टर्म कंटेन्स 3 टर्म्स. तो पहला टर्म तो 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, वो तो आसानी से एक्सपेंड किया जा सकता है. फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. लेकिन ये जो चीज है ये 3 पैरामीटर से मिलकर बनी हुई है, तो इसमें 3 स्टेप आएंगे. पहले फर्स्ट फंक्शन को जो है वो कांस्टेंट माना जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को, फिर उसके बाद थर्ड का किया जाएगा. अगली बार दो के कॉम्बिनेशन में आप कांस्टेंट मानेंगे, तीसरे का आप डिफरेंशिएशन करेंगे. सो इस टर्म का अगर आप डिफरेंशिएशन करें तो आप ये देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट टर्म देखिए कैसे बना है. फर्स्ट टर्म में रो और phi डॉट को कांस्टेंट माना है, बाहर रहने दिया, और phi कैप का टाइम डेरिवेटिव किया है. उसके अगले वाले टर्म में आप देखिए कि phi कैप और रो को बाहर रहने दिया, रो कैप का टाइम डेरिवेटिव किया है. इन द सेम वे तीसरे वाले टर्म में आपने phi कैप और रो को बाहर रहने दिया, और phi का जो है वो टाइम डेरिवेटिव किया. phi यहां पर ऑलरेडी एक टाइम डेरिवेटिव की फॉर्म में था, एक बार और डी बाई डी टी किया तो ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया. इन द सेम वे ये तो डबल फंक्शन की फॉर्म में है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेन रूल सीधे सीधे हम लगा देंगे. सो जैसे ही आप इसे एक्सपेंड करते हो और इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स phi कैप का डॉट जो कि ऊपर हमने निकाल रखे हैं टाइम डेरिवेटिव्स, इन सब की वैल्यू को फीड कर देते हो, इन दैट केस यू विल गेट द एक्सेलरेशन एज phi कैप phi डॉट रो डॉट प्लस रो कैप रो डबल डॉट, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ रो, प्लस phi कैप रो डॉट phi डॉट प्लस phi डॉट रो phi डबल डॉट प्लस z कैप z डबल डॉट. सो दिस इज बेसिकली द एक्सेलरेशन वेक्टर. आप एक चीज यहां पर देख रहे होंगे कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर है बच्चों वो रो के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है, एज वेल एज वो phi के भी सेकंड ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है, z पर भी बच्चों ये डिपेंड करता है. सो इट मींस दैट इन तरीकों के थ्रू आप किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं
वहां पर जो पाथ लेंथ है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इन सबको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री। सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री फिजिक्स में काफी ज्यादा काम आती है, कई जगहों पर इसको देखा जाता है, जैसे कि मैंने आपको गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में बताया। ऑप्टिक्स में भी जहां जहां पर हम वेवफ्रंट एनालिसिस करते हैं वहां पर भी सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री काम आती है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइन सोर्स। So I hope that you have understood the concept of these cylindrical coordinates and some basic aspects associated with it. So keep watching, it's chemistry time.